हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी समूह गा में 854 पदों के लिए जो नई वैकेंसी आई है, जिसमें बीडीओ, बीपीडीओ, समीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण विभाग अधिकारी, ये सब के लिए 854 पोस्ट आई। इसी की तैयारी के लिए दोस्तों मैं आपके सामने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। साथ ही इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेमो वीडियो है दोस्तों। क्या है ये? डेमो वीडियो है हमारा। किसके लिए? लक्ष्य बैच। अगर आप चाहते हैं हमारे लक्ष्य बैच में ज्वाइन होना तो उसके बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए। हमारा एक लक्ष्य बैच चल रहा है दोस्तों, जो कि बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन, अपना हमारा उत्तराखंड एग्जाम मेंटोर का एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उस पर हमारी ये सारी क्लासेस चलेंगी दोस्तों, जो कि बिल्कुल लाइव क्लास होंगी। साथ में आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं लाइव में, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। सारा जो हमारा ये कोर्स है दोस्तों बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं रहेगा। दोनों लैंग्वेज में आपको पूरा यहाँ पे सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है कंप्लीट आपको यहाँ पे कोर्स सिलेबस होगा, जिसमें आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन में दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, रीजनिंग, ये सारी, इसके अलावा जो कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम यहाँ पे कवर कराएंगे सामान्य अध्ययन में 40 मार्क्स के लिए। इसके अलावा हिंदी तो आपका कवर होना ही है 20 मार्क्स के लिए। और उत्तराखंड पे तो विशेष मजबूती के साथ हमारा इसमें जो है स्पेशल इसमें योगदान रहेगा। ठीक है, तो ये सारा आपका जो 100 मार्क्स का है यूके ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस है दोस्तों, पूरा यहाँ पे आपको कवर कराया जाएगा, जिसका चार्ज है दोस्तों सिर्फ 1499, 1499 में हम आपको ये सारा कवर करवाएंगे। यहाँ पे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिकॉर्डेड और लाइव के साथ में। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ भी नोट्स आपको यहाँ से मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। रेगुलर टेस्ट और क्विजेस भी होंगे वीकली, और गाइडेंस और आपको मेंटरशिप तो यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप हमारे इस लेक्चर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिए दोस्तों। ठीक है, ये हमारा डेमो वीडियो, इसको पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, पर इस डेमो वीडियो को जरूर देखें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक आपका यहाँ से कार्तिकेयपुर वाला काफ़ी लिमिट तक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉल और व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7017890082 पे। ठीक है, तो इसका जो चार्ज मैंने आपको अभी बताया 1499, 1499 रुपये में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी दोस्तों। इस जो नई जो पोस्ट आई 854 के लिए, और इसके लिए भी आप कर सकते हैं जो 746 के लिए हैं, या ये दोनों का सिलेबस तो सेम ही है, आप सभी को पता है। तो ये चीज़ें आपको पहले दिक्कत आ रही थी दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लासेस में नहीं दे पा रहा था, सिर्फ लाइव ही क्लास में दे पा रहा था जूम ऐप्स के जरिए। अब हमारा अपना खुद का एप्लीकेशन आ गया है, खुद का ऐप है। आप प्ले स्टोर पर जाके उत्तराखंड एग्जाम मेंटोर करके प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आपको पूरे सारी जो नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पर टेस्ट, जब आपको पता है कि अब आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने वाला है, क्या होने वाला है? ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन जो टेस्ट, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको ऐप के माध्यम से आपको पूरा ऑनलाइन वाला ही सिस्टम देखने को मिलेगा। कैसे टेस्ट देना, सब चीज़ आपको बताई जाएगी। तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से कितने मार्क्स कटते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पहले ही प्रैक्टिस हो जाएगी ऑनलाइन वाली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 1499 में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इतना पे कर सकते हैं तो ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। अदरवाइज आप हमारे यहाँ पे फ्री क्लास चली रही हैं इतने सारे, मैंने हिंदी के 30 से 35 लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, और वैसे ही उत्तराखंड जीके के 15 से 16 लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सबके लिंक दे दूँगा। सारे जो हमारे चल रहे थे सीरीज़, उन सारे लेक्चर के मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो हमारी फ्री क्लासेस इस पर चल रही है, और आगे भी दोस्तों ये फ्री वाला जो है चल रहा था हमारा, इसको मैं यहाँ आगे भी कंटिन्यू करूँगा आपके साथ में। ठीक है, तो जो नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप जो है मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। और ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लासेस फिर भी मैं आपको कंटिन्यू देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उनके लिए सही है, जो मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल एक जगह पे सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं एक अपने शेड्यूल के साथ में, तो वो उनके लिए ये बेस्ट यहाँ पे है दोस्तों, जो कि सिर्फ 1499 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे ये डेमो लेक्चर को। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक टॉपिक जो है आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लास्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के बारे में।
ये टॉपिक को हम पूरे डिटेल से यहाँ पे समझने वाले हैं और साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जानते हैं इस कत्यूरी राजवंश की स्थापना कब हुई, किस तरीके से ये आगे बढ़ा, कहाँ कहाँ इसकी राजधानी रही है, कौन कौन मुख्य राजा इस वंश में आए हैं और किस तरीके से इस वंश की समाप्ति होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई है और शुरू के जो है लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की जो राजधानी वो जोशीमठ रही है और जो कि चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर है। और बाद में जो इसकी राजधानी वो अल्मोड़ा के कत्यूरी घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई। इसी वजह से जो है इसी कारण से इसको कत्यूरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसकी जो पहली राजधानी थी वो जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी और बाद में जो है ये अल्मोड़ा की कत्यूरी घाटी बैजनाथ में इसकी जो है स्थानांतरित हुई राजधानी। तो ये जो कत्यूरी घाटी की वजह से ही इसका नाम कत्यूरी वंश भी रखा गया है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो बताया गया है ये है 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक जो है इस राजवंश में जो है 3 से अधिक परिवार वंशों ने यहाँ पे शासन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक जो है ये राजवंश चला यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इन सारे को डिटेल से, कौन कौन से राजा आए सबको हम यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम यूके SSS एग्जाम में। ठीक है, कार्तिकेयपुर कत्यूरी वंश 700 AD की हम बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना का टाइम है ये। ठीक है, फाउंडर की बात करते हैं, इसके संस्थापक की बात करें हम, कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक था वो किसे कहा जाता है, वो राजा बसंत देव। ठीक है, बसंत देव को जो है इनका संस्थापक माना जाता है कार्तिकेयपुर का। इसके अलावा जो है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश जो है वो किसे कहा गया है, वो कत्यूरी राजवंश को ही कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो इनिशियल कैपिटल मतलब पहले जो इसकी राजधानी जैसे हमने अभी डिस्कस किया था जोशीमठ जो कि चमोली में थी और बाद में जो इसकी कैपिटल शिफ्ट हुई वो स्थानांतरित राजधानी कहाँ हुई, बैजनाथ बागेश्वर में हुई है। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल आधिकारिक भाषा जी, देखो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कत्यूरी राजवंश की जो आधिकारिक भाषा थी वो क्या थी, तो आपका आंसर होना चाहिए संस्कृत थी। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, लोकल लैंग्वेज क्या थी कार्तिकेयपुर राजवंश की, तो लोकल भाषा जो उनकी बोलचाल की जो भाषा थी वो पाली थी। क्या थी, पाली थी। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे गुरु आदि शंकराचार्य भी इन्हीं के समय टाइम काल में जो है यहाँ पे केदारनाथ यात्रा पे आए थे। कौन, आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब धीरे धीरे हम आगे जो है एक कहानी के हिसाब से एक एक राजा को लेके चलेंगे, किस तरीके से ये वंश आगे बढ़ा और कौन कौन से वंश आए। और लास्ट में दोस्तों जरूर पूरा वीडियो एंड तक देखना, लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहीं से जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं आपके। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब इन सबका जो है रुझान की अगर बात करें दोस्तों, ये जो कत्यूरी लोग थे इनका जो रुझान ज़्यादातर वो मंदिरों के प्रति था। ठीक है, मतलब मंदिर हो गया या मतलब स्थापत्य कला, मूर्ति कला, इनकी तरफ इनका जो है ज़्यादा ही मतलब रुझान रहता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कटारमल का सूर्य मंदिर जो है अल्मोड़ा में वो इन्हीं की देन है, इन्होंने ये राजा कटारमल ने ये बनवाया था। ठीक है, और जागेश्वर मंदिर जो परिसर है अल्मोड़ा में ये ईस्ट गण है दोस्तों ये। ठीक है, ईस्ट गण देव ने बनवाया ये। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है कि जागेश्वर मंदिर परिषद की स्थापना किसने की थी, किस राजा ने बनवाया, तो आपका आंसर ईस्ट गणदेव आना चाहिए। ठीक है, अभी हम जानेंगे किस तरीके से ये राजवंश आया, पहले कौन सा राजा आया, किस तरीके, वो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं, इनको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, देख रहे हैं कार्तिकेयपुर राजवंश को हम ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, इसका फिर हम इसको डिटेल्ड में एक वंश वाइज चलाएंगे। तो बैजनाथ मंदिर परिषद की भी स्थापना इन्हीं के काल में हुई है दोस्तों, बागेश्वर में जो भूदेव ने, ठीक है, भूदेव ने जो इसकी स्थापना करी है बैजनाथ मंदिर परिषद की। ठीक है, यहां तक डन हो गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने यहां से जाना है। हमने ये जाना है, शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने यहाँ से ये जाना कि जो 700 ईस्वी में जो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई है, 300 वर्षों तक इस राजवंश की जो राजधानी लगभग जो है
जोशीमठ में रही हैं, ठीक है, चमोली के कार्तिकपुर नामक स्थान पर, और बाद में ये राजधानी कहाँ हुई, बैजनाथ बागेश्वर, जो कि कत्यूरी घाटी नामक स्थान पर रही है, ठीक है। इसके बाद हमने ये जाना इन्होंने जो लगभग जो है 700 से 1030 ईस्वी तक इन्होंने राज किया, और इस राजवंश में उस समय जो है 3 से अधिक वंश आए थे, ठीक है, मतलब कार्तिकेयपुर में 3 से ज़्यादा परिवार वंश यहाँ पे शासन किया था इन्होंने, वो सारे हम जानेंगे। उसके बाद हमने ये जाना कि इस कार्तिकेयपुर राज का जो राजवंश का संस्थापक कौन था, तो बसंत देव था। ये पहला उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश रहा है, ठीक है, ये भी हमें पता चला। इनिशियल कैपिटल हमें पता है जोशीमठ चमोली, जो कैपिटल शिफ्ट हुई है वो बैजनाथ बागेश्वर में, आधिकारिक भाषा संस्कृत, लोक भाषा पाली, और आदि गुरु शंकराचार्य इन्हीं के टाइम पीरियड पे यहाँ पर केदारनाथ यात्रा पे आए थे, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हो गई। अब आगे क्या हमने ये जाना, कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा राजा कटारमल ने बनवाया, जागेश्वर मंदिर परिषद अल्मोड़ा में ही है, ईस्ट गणदेव ने बनाया, और बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में है जो कि भूदेव जी ने बनवाया, ठीक है। यहाँ तक डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों इन मतलब जो ये फेमस रूलर्स जो कत्यूरी में रहे हैं, इनका टाइम के हिसाब से कौन सा वंश के बाद कौन सा आए, कौन कौन राजा इनमें आए, ये आपको यहाँ पे समझना है। इसके बाद में अभी मैं आपको सिर्फ एक मतलब याद करने का एक सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ, सीक्वेंस में चला रहा हूँ, उसके बाद देखो ये सीक्वेंस है, हमारे सीक्वेंस है, उसके बाद में इनके बारे में डिटेल से भी बताऊंगा आगे, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे डिटेल से हम इसको समझेंगे, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चंस भी है दोस्तों, ठीक है, सारे क्वेश्चंस भी है, तो बिल्कुल एंड तक जरूर देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे इस लेक्चर को देख ले, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं हो जाएगी, सारे आपको साथ साथ में याद भी होंगे, ये चीज़ की गारंटी है। देखो प्रमुख शासक कौन कौन शासक रहे इस कत्यूरी रूलर्स में, जो फेमस रूलर्स इस कत्यूरी डायनेस्टी के कौन कौन है। देखो सबसे पहले तो बसंत देव, ये हमने बात करी दी है, ठीक है, जो इसका संस्थापक है बसंत देव की बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि कार्तिकेयपुर नरेश की जो अब तक जो है यहाँ पर जो है इनके बाद जो बसंत देव के बाद का जो है यहाँ पर कुछ जो राजवंश आए उनका कुछ पता नहीं है, तो इनके बाद का जो हमें उल्लेख मिलता है वो सिर्फ खरपरवार देव वंश का मिलता है, सीधे बसंत देव के बाद खरपर देव वंश का मिलता है। तो ये खरपर देव की जो स्थापना करी है दोस्तों, ये खरपर देव ने ही करी है, खरपर देव ने, ठीक है। तो ये वंश स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। तो खरपर देव वंश के बाद जो है कौन आता है, इसका पुत्र आता है कल्याण देवराज, ठीक है, कल्याण देवराज। और इसके मैं यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कल्याण देवराज आता है और कल्याण देवराज का पुत्र आता है फिर उसके बाद त्रिभुवन राज, जो कि इस खरपर वंश का जो अंतिम शासक होता है त्रिभुवन राज, आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि त्रिभुवन राज जो है किस वंश से संबंधित है, तो आपका आंसर आपको ऑप्शन दे देंगे खरपरदेव वंश, या आपको दे देंगे निम्बर वंश, या बोलेंगे षडोदित्य वंश, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये त्रिभुवन राज था ये खरपरदेव वंश से संबंधित है, ठीक है। और इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है जो खरपरदेव वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन दे देंगे कल्याण देव या त्रिभुवन या बस कुछ और दे देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुवन राज जो है अंतिम शासक था इस खरपरदेव वंश का। ये चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़ो। क्या क्लियर हुआ हमें ये क्लियर हुआ कि खरपर देव वंश आया, ठीक है, खरपर देव वंश में इसका बेटा कल्याण देवराज, उसके बाद त्रिभुवन राजदेव आया, ठीक है। उसके बाद जो है निम्बर वंश यहाँ पे शुरू हो गया। तो निम्बर वंश की स्थापना किसने की, निम्बर ने ही करी, ठीक है। और निम्बर के बाद उसका पुत्र आ गया कौन, ईष्टगण देव, ठीक है, ईष्टगण देव। और ईष्टगण देव के बाद उसका पुत्र ललितसुर, और ललितसुर के बाद उसका पुत्र जो है भूदेव आया, ठीक है दोस्तों। तो ये निम्बर वंश के अंतर्गत आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है जो ईष्टगण देव है वो किस वंश के राजा थे, ठीक है, वो किस वंश से संबंधित थे, और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा निम्बर वंश, खरपर देव वंश, षडोदित्य वंश, या सुमिक्षरा देव वंश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो ईष्टगण देव है वो निम्बर वंश से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ सीक्वेंस से इनको याद रख लें कि कौन कौन राजा यहाँ पे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सलोडित्य वंश। सलोडित्य वंश की स्थापना सलोडित्य ने किया, इसके पुत्र इनके बाद जो है इच्छरदेव, उसके बाद देशदेव, उसके बाद पद्मदेव। इस तरीके से इसमें कुछ राजाओं का उल्लेख हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे सुमिक्षरा देव वंश आता है, कौन आता है, सुमिक्षरा देव वंश। सुमिक्षरा देव ने इस वंश की स्थापना करी है। उसके बाद आता है धामदेव, और धामदेव के बाद आता है ब्रह्मदेव, वीरदेव और वीरमदेव जिन्हें कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर जो है ये वीरम देव जो है इसका अंतिम शासक होता है, किसका, इस जो आप पढ़ रहे हैं कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम जो राजा यही होता है, कौन, वीरमदेव, वीरदेव, जिसको ब्रह्मदेव भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अत्याचारी राजा था, ये हम आगे अभी इसको डिटेल से समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब हम इनको थोड़ा सा एक बार हाईलाइट्स करके देख लेते हैं, फिर हम कुछ और अलग फैक्ट्स जो इसमें हैं वो उन फैक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। चलिए तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बागेश्वर लेख में अनुसार इस वंश के जो प्रथम परिवार वंश का जो राजा था वो बसंत देव है, ये हमने जान लिया है। बागेश्वर लेख में जो है राजा बसंत देव के बाद का शासक का नाम स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, बसंत देव के बाद किसी राजा शासक को स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो सीधे खरपर देव का नाम जो है उल्लेख मिलता है, तो खरपर देव हमें पता हो गया। ठीक है, खरपर देव के पश्चात उसका पुत्र कल्याण राज शासक बना, और कल्याण, ठीक है, और खरपर देव वंश का जो अंतिम शासक हो उसका पोत्रा, ये खरपर देव का वो हो गया ना, नाती हो गया। ठीक है, तो ये कौन हो गया, त्रिभुवन राज हो गया, कल्याण राज का ये पुत्र हो गया। ठीक है, इतना आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खरपर देव वंश के बाद निम्बर वंश की स्थापना होती है, और निम्बर वंश के बाद उसका पुत्र ईस्ट गणदेव शासक बनता है। तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट गण किसका पुत्र था, तो निम्बर का पुत्र था ये। ठीक है, कार्तिकेयपुर के पूर्व राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये, कि ये जो है ईष्टगण देव ने जो है उत्तराखंड में अलग अलग जो राज्य थे इनके, जो अलग अलग उनमें उनके राज्य में हो रहा था, उन सबको जो एक साथ बांधने का इन्होंने क्या है प्रयास किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस राजा ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, तो आपका आंसर हो जाएगा ईष्टगण देव ने। ठीक हो गया, क्लियर है। इसके अलावा आगे देखो, जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज मंदिरों का निर्माण करवाया। डायरेक्ट क्वेश्चन कि किस राजा ने जो है किस कत्यूरी राजा ने जागेश्वर में लकुलीस तथा नटराज मंदिर की स्थापना करी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ईस्ट गणदेव। ठीक हो गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये सारे जो हैं एग्जाम रेलेवेंट्स हैं। ठीक है, तो इनको आप सीधे सीधे दिमाग में सेट करें। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ईष्टगण देव के बाद उसका पुत्र कौन आता है, ललितसुर आता है। ललितसुर शासक बना। और ललितसुर जो है कत्यूरी वंश का, जो हम कत्यूरी वंश पढ़ रहे हैं, इस कत्यूरी वंश का सब सर्वाधिक प्रतापी राजा, जो प्रतापी और शौर्यवान जो माना जाता है, वो किसको माना जाता है, ललितसुर को माना जाता है। ठीक है, इनको जो है 12 अवतार के समान माना जाता है। 12 अवतार के समान किस राजा को माना गया, तो आपका किस कत्यूरी राजा को माना गया, तो आपका आना 12 अवतार के समान किसको माना गया है, ललितसुर को ही माना गया। ठीक हो गया, ये चीज आपको क्लियर होगी ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। आगे देखो, ललितसुर देव के बाद उसका पुत्र आता है भूदेव। ठीक है, तो भूदेव किसका पुत्र है, ललितसुर का पुत्र है। ठीक है, जैसे हमने सीक्वेंस पीछे करा वही सीक्वेंस, ठीक है, आपको मैंने सीक्वेंस इसलिए पहले ही बता दिया। तो ललितसुर के बाद उसका पुत्र भूदेव आता है, राजा बनने का उल्लेख हमें मिलता है, और इसने जो है बौद्ध धर्म का विरोध किया। ठीक है, तथा बैजनाथ मंदिर का निर्माण का सहयोग किया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे डन हो जाती है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस जो है कत्यूरी शासक ने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा भूदेव, ललितसुर देव का पुत्र भूदेव ने किया। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं सलोडित्य वंश। सलोडित्य के पुत्र इच्छर देव ने जो है सलोडित्य वंश की स्थापना करी। किसने, इच्छर देव ने। इच्छर देव कौन है, सलोडित्य का पुत्र है ये। ठीक है, इसने किसकी स्थापना की थी, सलोडित्य की। इच्छर देव के बाद इस वंश में देशत देव, पदम देव आदि शासक हुए। ठीक है, अब बाद फाइनल तक ले जाते हैं, तो इस वंश का जो अंतिम शासक है वो ब्रह्मदेव था। ठीक है, देखो अंतिम हो गया, प्रथम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। तो अंतिम ब्रह्मदेव था जिसको, ठीक है, जो एक अत्याचारी शासक था जिसने प्रजा पर जो है बहुत अत्याचार कर दिए थे। ठीक है, और इनको जो है बीरम देव और वीर देव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पूरा ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया किस तरीके से कौन सा वंश आया, किस तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, अब कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम रेलेवेंट है दोस्तों। देखिए, इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहते थे, तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि बीडी पांडे के अनुसार जो है किसको जो है सूर्यवंशी कहा गया। ठीक है, या ऐसा बोल जाए तो कार्तिकेयपुर को जो है बीडी पंत के द्वारा क्या नाम दिया गया, तो सूर्यवंशी वो उनको कहते थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा जो है ये शासक जो है ना, ये जो यहाँ पे जो है कार्तिकेयपुर के जो शासक थे, ये गिरजा राज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे। ये जो है चक्रवर्ती सम्राट समझते थे अपने आप को, चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को कहते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये शासक जो है किस उच्च पद के लिए अपने आप को मानते थे, ये गिरिजा राज चक्र चूड़ामणि, ये आपको याद रखना है। ठीक हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे। ये डन हो गया आपके
इसके अलावा थोड़ा आगे जान लेते हैं, ये जो मैंने शॉर्ट में बताया था कि कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में ही उत्तराखंड के आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि शंकराचार्य जी का आगमन जो है उत्तराखंड के कात्यूरी राजवंश के टाइम में शासन में हुआ या नहीं है, जो भी है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करा, ठीक है, और हिंदू धर्म की जो है पुनः स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, हिंदू धर्म की जो स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका क्या, गुरु शंकराचार्य जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी कर्म में जो है बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का इन्होंने पुनरुद्धार कराया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्योतिर्मठ की स्थापना भी की इन्होंने। और 820 ईस्वी, ये याद रखना है, 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग कर दिया इन्होंने। ठीक है, कहाँ किया? केदारनाथ में। कब? 820 ईस्वी में। ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको अलग सा बताने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ अभिलेखों की अगर हम बात करें तो कार्तिकेयपुर नरेशों के जो अब तक कितने 8 अभिलेख हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, कितने अभिलेख? 8 अभिलेखों का वर्णन हमें देखने को मिलता है कार्तिकेयपुर नरेशों के। सभी अभिलेखों की जो लिपि, वो इंपॉर्टेंट, सभी के 8 जो अभिलेख हमें देखने को मिले, इनकी लिपि, ये लिपि पूछी जा सकती है। तो लिपि का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या क्या है? कुटिला, ये आपको याद रखना, कुटिला। ठीक है, कुटिला लिपि इनकी थी। ठीक है, जो ये जिसमें ये लिखे गए थे दोस्तों, इन जो अभिलेख थे, इनकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? कुटिला लिपि थी इसमें। ठीक है, सभी ठीक है, और जो 9वीं और 10वीं सदी के मगध की पालवंशी नरेशों के अभिलेख तथा कुछ तिब्बती से प्राप्त ताम्रपत्रों से मिलते हैं। जो बाकी चीज़ें हैं उन पे हमें नहीं जाना, हमें 8 हमें जो है मुख्य वो ध्यान रखने हैं। ठीक हो गया बात? चलो, अब इसके अलावा जो है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो राजधानी थी वो जोशीमठ थी और बाद में जो है वो कत्यूरी घाटी में आ गई थी। ठीक है, तो ये जो अभिलेख का कैसे पता चला हमें? तो ये अभिलेखों से जो है, एक तो है पांडुकेश्वर, देखो अब मैं जो बता रहा हूँ ये आपको नोट करनी है। एक है पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर से हमें पता चला चमोली और जोशीमठ के ताम्रपत्र मिले ना हमें पांडुकेश्वर से, तो उससे हमें जोशीमठ और चमोली की राजधानी के बारे में पता चला। और दूसरा जो है तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें जो है कत्यूरी घाटी के जो अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। इसके अलावा जो है दोस्तों, जो बसंत देव के जो है हमारे, जो बसंत देव के बाद जो बारे में जो पता चलता है वो त्रिभुवन, देखो त्रिभुवन राज जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो वहाँ से हमें बसंत देव के बारे में पता चलता है। तो यह भी आपको याद रखना है, किस अभिलेख से जो है बसंत देव के बारे में पता चला, तो त्रिभुवन राज के शिलालेख से हमें पता चला है। ठीक है, डन हो गया ये चीज़ भी। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी जान लिया है कितने अभिलेख? 8 अभिलेख। अभिलेखों की जो भाषा थी वो क्या थी? लिपि थी, वो क्या थी? कुटिला थी। ये चीज़ें भी डन हो गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक कुछ और ये फैक्ट्स हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की भांति, ये चंद्रगुप्त मौर्य की भांति जो है इन कत्यूरी नरेशों ने भी क्या किया? विभिन्न अधिकारी, इनके जो अधिकारी होते थे, पदाधिकारी होते हैं राजाओं के, ठीक है, उनको भी ये कुछ अलग अलग नाम से जाने जाते थे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, प्रांतपाल किसे कहते थे? देखो, प्रांतपाल ये कहते थे सीमाओं पर जागरूक पहरेरी, सीमाओं की सुरक्षा का भार लिए रहते थे। मतलब जो ये प्रांतपाल थे, ये जो है, जो उनकी जो सीमाएं थी, उस जो इनका राज्य क्षेत्र था, इस क्षेत्र की जो सीमाओं की जो देखरेख करते थे, उनको प्रांतपाल कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कहा जाता? प्रोविंस की जो देखरेख करते थे उनकी, वो प्रांतपाल हो गए। घट्टपाल क्या होता था? तो घट्टपाल ये गिरिद्वारों के रक्षक होते थे। जो मतलब जैसे ये इनका क्षेत्र है और ये एरिया क्षेत्र के जो कुछ द्वार होते थे, ये गेट हो गया, ये द्वार, तो इन द्वारों के जो रक्षक होते थे उनको जो घट्टपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता? घट्टपाल। प्रांतपाल जो सीमाओं की जागरूक पहरेरी करते, जो पूरी सीमाओं पर रहते थे। ठीक हो गए, और जो सिर्फ द्वारों पे रहते थे उनको घट्टपाल कहा जाता था। ये चीज़ डन हो गई। अब बात करते हैं वर्मपाल क्या होते थे? वर्मपाल वो होते जो सीमावर्ती मार्गों से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कड़ी निगाह करते थे। मतलब जो ये इनकी सीमाएं हैं क्षेत्र की, यहाँ से कोई आना जाना जो करते हैं, उनकी जो आने जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखते थे ये। ठीक है, तो ये जो रास्ते थे, इन रास्तों पर रहते थे, इनको वर्मपाल कहा गया है। ठीक है, और जो नरपति होते थे वो कौन होते थे?
नरपति जो होते थे दोस्तों, वो नदी घाटों के जो आवागमन की सुविधा कर वसूली संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की छानबीन करता था। तो मतलब जो नदी घाटियों से जिनका आवागमन होता रहता था, उन पे इनकी नज़र रहती थी नरपतियों की। तो ये चारों चीज़ें जो आप यहाँ से पढ़ के इसको अच्छे से याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को देखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इनके। देखिए, उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए, बसंत देव ने, ठीक है। बसंत देव ने ही जो है दोस्तों नरसिंह देव का जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है किस कत्यूरी राजा ने महाराज धीराज परम भट्टाचार्य की उपाधि धारण की? तो बसंत देव, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस कत्यूरी राजा ने जागेश्वर धाम में लकुलीस और नटराज मंदिरों का निर्माण कराया? तो अभी हमने जाना था ईस्ट गणदेव ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, कार्तिकेयपुर के 8 अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कुटिला, ठीक है। कार्तिकेयपुर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर ललित सुरदेव, ठीक है। चलिए, इसके अलावा किस राजा की हत्या उसके एक सेवक ने की? तो दोस्तों ये जो वीरदेव था, जो जिसको हमने ब्रह्मदेव लास्ट का जो था, वीरमदेव जो नाम था, इसकी हत्या जो है ना इसी के जो है सेवक ने करी, इन्हीं के जो दास थे, ठीक है, उन्हीं ने जो है इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। एक्चुअल में ये इसका जो अत्याचार बहुत ज़्यादा फैल गया था, जो मतलब जैसे डोला पाल की जो चाहती है ना, जब डोला पे लेके जाते तो ये ब्राह्मणों को तक भी इसने बोला कि भाई उनको भी जो है कंधा देना होता था। तो ऐसे में जो इनको एक बार ऐसे जा रहे थे, और ये मतलब जैसे जब राजा जाता है ना, जैसे डोले पे जाता है राजा, ठीक है, तो ये कंधे पे इसको उठा के लेके जाते थे। तो वहाँ एक मतलब ऐसे पहाड़ी में गए, और इन्होंने जो ये सेवक थे, इन्होंने इसको धक्का दे के सीधे ख़त्म कर दिया उधर, ठीक है, खाई में गिरा दे मतलब। तो ऐसा हमें इस कहानी मतलब कहानी पढ़ने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है इसकी हत्या जो इनके सेवक ने ही करी है, इनके सेवकों ने, ठीक है, राजा की। तो ये बीरम देव है, जो लास्ट वाला जो बहुत अत्याचारी फैलाने लग गया था प्रजा पे, ठीक है। किस राजा ने जो बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो अभी मैंने बताया था बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भूदेव आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है कत्यूरी शासक के सीमाओं की सुरक्षा का भार, जो कत्यूरी शासक की जो सीमाएं थी उनकी सुरक्षा का भार निभाने वाले को क्या कहा जाता था? तो अभी मैंने बताया था आपको, प्रांतपाल, ठीक है। आगे देखिए, किस ताम्र पात्र के अनुसार जो कहा जाता है कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी जोशीमठ कार्तिकेयपुर थी? तो किस ताम्रपत्र के? तो अभी मैंने बताया था पांडुकेश्वर के ललितपुर का ताम्रपत्र से, ठीक है। जो ललितपुर का जो ताम्रपत्र था पांडुकेश्वर वाला, उससे पता चलता है कि इनकी राजधानी जो है जोशीमठ में थी पहले, ठीक है। कत्यूरी राजाओं को किसकी उपाधि प्राप्त थी? तो गिरिजा राज चक्र चूड़ामणि, ये अभी हमने जाना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे थे। और अब कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको यहाँ से आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों कत्यूरी से, तो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, या इन क्वेश्चनों में से, या आपको जो फैक्ट्स हमने यहाँ पे जाने थे, इन फैक्ट को आप एक बार दोबारा से अच्छे से रिवीजन करें। सारे यहीं से ही दोस्तों आपको कत्यूरी से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से ही बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके अलावा जो है दोस्तों, अगर हम इनकी थोड़ा ये बात करें, इनका प्रशासनिक कैसा था, ठीक है, इनका जो प्रशासनिक की तरफ अगर हम बढ़े, तो ये इनका व्यवसाय की अगर हम बात करें तो क्या रहा होगा? कृषि, एग्रीकल्चर इनका व्यवसाय रहा होगा, ठीक है, रहा। कृषि से ये इनका अपना जो टैक्स कलेक्शन का जो एग्रीकल्चर से इनकम होती थी इनकी वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो ये कैसी इनकी जो लैंड मेजरमेंट टेक्निक थी, किससे वो भूमि मापन करते थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, नाली मापक है ना, नाली मापक से ही इनका जो भूमि मापन होता था। लैंड मेजरमेंट ऑफिसर को किस नाम से जाना जाता था? जो इनकी जो भूमि मापक जो अधिकारी होता है उसको वो परमतवार, ये भी याद रखना है, क्या? परमतवार के नाम से जाना जाता था। क्या है ये परमतवार? लैंड मेजरमेंट ऑफिसर, यानी कि भूमि मापक जो अधिकारी होते थे उनको परमतवार के नाम से जाना जाता।